तो आज अपना टॉपिक जो है वो डिफ्रैक्शन है, हेडिंग डालेंगे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिक्स दो तरीके से डील करी जाती है। ऑप्टिक्स को हम दो तरीके से डील करते हैं, एक को कहते हैं रे ऑप्टिक्स, एक को कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का एक पार्ट नाम और होता है जिसे कहते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें क्या करते हैं, लाइट को एक रे मानते हैं। अगर लाइट इधर जा रही है तो मानेंगे एक रे जा रही है इधर। और इसमें क्या करते हैं, हम वेव फ्रंट लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट कैसा कैसा हो, जैसे मान लो अगर लाइट इधर जा रही है तो इसमें रे ना बना के हम बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट इधर जा रहा है। तो ये होता है आपका ये आपका हो गया वेव फ्रंट ऑप्टिक्स। तो चल क्या रहा था, पहले रे ऑप्टिक्स ने क्या क्या एक्सप्लेन करा, मैंने आप पूरी सीरीज में बताया था। अगर शुरू से कोई ऑप्टिक्स देख रहा हो तो समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले रिफ्लेक्शन और फिर आया रिफ्रैक्शन, वो उसके द्वारा बता दिया गया था। लेकिन जब बात आई इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस किसने बताया था? वेव ऑप्टिक्स ने। इंटरफेरेंस, जब इंटरफेरेंस के फिनोमेना को डिस्कवर किया गया तब वहां पे एक सिचुएशन और आई डिफ्रैक्शन की। जब डिफ्रैक्शन को वहां डिफ्रैक्शन डिस्कवर नहीं किया गया उस टाइम, जिस समय वेव ऑप्टिक्स आई थी, जिसे हाइगेंस ने दिया था, हाइगेंस प्रिंसिपल। क्योंकि हाइगेंस ने बताया था कि वेव के फॉर्म में नहीं चलती लाइट, लाइट चलती है वेव फ्रंट के फॉर्म में। और उनकी इस थ्योरी के बेसिस पर ही इंटरफेरेंस को डिस्कवर किया गया था। लेकिन उनकी थ्योरी एक चीज और बता रही थी, उनकी थ्योरी उस जमाने में बता रही थी कि अगर किसी इस स्लिट से पास कराएं लाइट को या किसी शार्प एज से पास कराएं तो उसमें होना ये चाहिए कि अगर रे ऑप्टिक्स तो ये कहती है लाइट जाएगी सीधी और स्क्रीन पर यहाँ पर स्पॉट बनेगा, स्क्रीन पर यहाँ पर ब्राइट स्पॉट बनेगा और यहाँ पूरे में ब्राइटनेस दिखाई देगी। ये बताती थी रे ऑप्टिक्स। क्या बताती थी? रे ऑप्टिक्स। और उन्होंने ये बताया था रे ऑप्टिक्स ने कि अगर कोई शार्प एज होगा, शार्प एज से अगर यहाँ टॉर्च जलाई जाती है तो टॉर्च है ये, मान लीजिए टॉर्च से रोशनी आएगी तो रोशनी यहाँ पर उजाला ब्राइट पॉइंट बनेगा और पूरे में ब्राइटनेस ऐसे दिखाई देगी। ब्राइटनेस। तो ये बात सिर्फ रे ऑप्टिक्स के हिसाब से थी। लेकिन उस समय जब इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करा था किसने? हाइगेंस थ्योरी ने, जिसे वेव ऑप्टिक्स कहते हैं या वेव ऑप्टिक्स या वेव फ्रंट ऑप्टिक्स कहते हैं। तो वेव फ्रंट ऑप्टिक्स के आधार पर उन्होंने रिफ्लेक्शन को भी समझाया, रिफ्रैक्शन को भी समझाया, इंटरफेरेंस को भी समझाया। तो वो ज्यादा हम यथार्थ मानने लगे कि जो आपकी रे ऑप्टिक्स है वो जो वेव ऑप्टिक्स है वो ज्यादा यथार्थ है। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि उस जमाने में जब उन्होंने बताया कि वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा, तो वेव फ्रंट थ्योरी बताती है अगर इस पर कोई सर्कुलर या प्लेन वेव फ्रंट आएगा तो यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाएं आएंगी और द्वितीयक तरंगिकाओं के आने पर यहाँ पर भी उजाला मिलना चाहिए था। कहाँ पर? यहाँ पर। लेकिन प्राचीन काल पर जहां वेव ऑप्टिक्स का डिस्कवरी तो हो गई थी, लेकिन इतने शार्प इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि यहाँ के उजाले को भांपा जा सके। क्योंकि उस समय डिफ्लेक्शन तो पहले जमाने में होता था, लेकिन डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए वहां पे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। तो हाइगेंस वहां तक चुप्पी साधे हुए थे, बोले यार अब मैं कैसे बताऊं कि यहाँ उजाला होता है नहीं, क्योंकि वो खुद ही मेजर नहीं कर पाए थे, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे हाई रिजोल्विंग पावर के। तो यहाँ को मेजर नहीं कर पाते, अर्थात उस समय डिफ्रैक्शन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जैसे समय बीतता गया तो ये तो वो प्राचीन काल के हो गए, उसके बाद ये आया और उसके बाद जब समय बीतता गया तो हाई रिजोल्विंग पावर के इंस्ट्रूमेंट आए। उन्होंने बताया कि हाँ भाई साहब यहाँ भी उजाला होता है और इस उजाले यहाँ पर उजाले पहुंचने के फिनोमेना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब कि डिफ्रैक्शन की घटना के जन्म लेने से पहले भी हाइगेंस थ्योरी से आसानी से डिफ्रैक्शन को बताया जा सकता है। अगर रे ऑप्टिक्स देखे तो रे ऑप्टिक्स कभी भी इस बात को नहीं बताती कि लाइट यहाँ कैसे पहुंचेगी। रे ऑप्टिक्स बताती है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो उजाला यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ डार्कनेस रहनी चाहिए, लेकिन उजाला यहाँ भी मिल रहा था। ये चीज पहले नहीं देखी जा सकती थी, हाईली रिजोल्विंग पावर वाले इंस्ट्रूमेंट से देखी जा सकती थी और इसकी व्याख्या पहले ही की जा चुकी थी हाइगेंस थ्योरी के आधार पर। तो मैं आपको बताऊंगा कि डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है और डिफ्रैक्शन का पूरा थ्योरम किसके द्वारा एक्सप्लेन करेंगे? वेव थ्योरी के। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स द्वारा, जहां इंटरफेरेंस को ही समझाया नहीं जा सकता तो डिफ्रैक्शन तो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है वो समझाई जाती है आपके किस ऑप्टिक्स के द्वारा? वेव ऑप्टिक्स के द्वारा। और नॉर्मल चीज जो है वो रे ऑप्टिक्स के द्वारा समझाई जाती है। तो अब डिफ्रैक्शन समझेंगे, डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो ये छोटी मोटी चीजें जो बतानी थी मैंने बता दी। उसके बाद डिफ्रैक्शन की थ्योरी पर आते हैं। जब कभी लाइट के सामने कोई ऐसा अवरोध रखा जाए, ऑब्स्टेकल या अपार्ट से रखा जाए, जिसका शेप या साइज इतने ऑर्डर का हो जितने ऑर्डर की वहां पे रेडिएशन आ रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहां पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से, तो लाइट इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से, ये रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग है। तो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पर मैं एक शार्प एज रख रहा हूं। तो शार्प एज अगर यहाँ रखा जाएगा तो लाइट का ये वाला पार्ट इससे टकरा कर
टकराकर वापस लौट आएगा या ऑब्जर्व हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इसकी छाया बनेगी। अगर इसे स्क्रीन कह दूं मैं तो स्क्रीन पर यहाँ पर ब्लैक मिलना चाहिए, जिसे कहते हैं डार्कनेस, डार्कनेस हो गया, तो डार्कनेस मिलनी चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है तो यहाँ पर इससे ऊपर यहाँ पर आपको ब्राइटनेस मिलनी चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर ये ब्राइटनेस मिलनी चाहिए, ब्राइटनेस। और ऐसा होता भी है, तो हमने देखा है कि अगर यहाँ तक कोई एज रखा हुआ है तो यहाँ तक यह अंधेरा होगा और इससे ऊपर उजाला होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखा ये गया अगर इस एज की चौड़ाई, जिसे कहा जाता है साइज या शेप, इस आने वाले रेडिएशन के वेवलेंथ की कंपेयर का हो, आने वाला रेडिएशन वेव फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इस तरीके होगा, और इस लैम्डा वेवलेंथ की ऑर्डर का ही एज किनारा हो, तब ये वाली लाइट यहां से थोड़ी मुड़ भी जाती है। मीडियम के बिना चेंज हुए लाइट कहां मुड़ जाएगी? थोड़ी नीचे मुड़ जाएगी। अब ये जब नीचे मुड़ गई तो यहाँ पर एक फिनोमेना डगमगा गया, जिसे कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ वायलेट क्या रहता है? इन डिफ्रैक्शन द फिनोमेना ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज वायलेट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यह जो भूतपूर्व सिद्धांत दिया गया था वो डगमगा गया था। कब डगमगाया जाएगा? जब आने वाले रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उसी ऑर्डर का कोई ऑब्स्टेकल या अवरोध उसके सामने रखा गया हो। एक प्रश्न आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कि हम क्रिस्टल एनालिसिस के लिए एक्सरे का ही यूज करते हैं, क्यों करते हैं? तो उसका रीजन ये है कि क्रिस्टल एनालिसिस में अगर हम एक्सरे का यूज करेंगे तो एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो 1 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। उस वेवलेंथ के ऑर्डर का ही वहां पर इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता है। जब इंटरप्लेनर स्पेसिंग उसी वेवलेंथ के ऑर्डर का होगा, मतलब वहां डिफ्रैक्शन जो होगा वो बेहतरीन तरीके होगा और ऑब्जर्वेबल होगा। तो ऑब्जर्वेबल डिफ्रैक्शन पैटर्न मिले, इसीलिए हम वहां पे एक्सरे वेवलेंथ का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी लाइट रे किसी ऐसे ऑब्स्टेकल के सामने इंसिडेंट होती है जिसका साइज या शेप उसके वेवलेंथ के ऑर्डर का हो, तो लाइट उसके तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ जाती है। लाइट के इस प्रकार के मुड़ने के फिनोमेना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम सही तथ्यों के आधार पर देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अभी तक हमने ये पढ़ा था कि लाइट जब भी मुड़ेगी तो मीडियम चेंज होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आपका एयर है और यहाँ पर भी आपका एयर है। इसका मतलब बिना मीडियम के चेंज हुए लाइट का किसी शार्प एज की ओर मुड़ जाना डिफ्रैक्शन कहलाता है। बिना मीडियम के चेंज हुए किसी लाइट का किसी शार्प एज की ओर मुड़ जाना डिफ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे डिफ्रैक्शन इज अ फेनोमेना, इज अ ऑप्टिकल फेनोमेना where light wave bends near the sharp edge of obstacle। तो अब ये बात रही कि शार्प एज की ओर मुड़ जाता है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कैसे किया सकता है? बड़ी सीधी सी बात है, इसको हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे, रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं करते। तो डिफ्रैक्शन इसी फिनोमेना को कहा था, और इसके जो हम एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, इसे मिटाएंगे और समझते हैं डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। पहली बात, डिफ्रैक्शन जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है। डिफ्रैक्शन 2 प्रकार का कैसे हो सकता है ये बताते हैं। डिफ्रैक्शन 2 टाइप का हो सकता है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में डिफरेंस, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है, फ्रॉनहोफर डिफरेंस ओके। फ्रॉनहोफर डिफरेंस ये है कि अगर हम लाइट सोर्स की बात करें कि लाइट सोर्स चाहिए होगा, हमें ऑब्स्टेकल भी चाहिए होगा जिसके बीच में हम क्या कर सकते हैं? डिफ्रैक्शन को बता सकेंगे डिफ्रैक्शन इस प्रकार से हो रहा है, मेजर इसलिए करना है। तो हमारे पास लाइट सोर्स होगा जिसमें से लाइट आ रही होगी और सामने ऑब्स्टेकल रखा होगा। तो ऑब्स्टेकल और लाइट सोर्स के बीच की डिस्टेंस पर ही डिपेंड करेगा कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन या फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। मान लीजिए आपका ऑब्स्टेकल है जिसके शार्प एज से यहां से मुझे जो है डिफ्रैक्शन करवाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मान लीजिए मेरा मुंह जो है वो टॉर्च है, तो टॉर्च अगर मैं यहां से मार रहा हूँ करके रोशनी जा रही है, तो ये पास है। जब ये पास रखेगा तो फ्रेस्नेल कोर्टिकल डिफ्रैक्शन हुआ। Here the distance between light source
एंड डिफ्रैक्शन स्लिट इज स्मॉल। यहाँ पर क्या होती है, दोनों के बीच की दूरी कम होती है। अगर यही चीज मैं फ्रॉनहोफर ऑर्डर का डिफ्रैक्शन देखना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, इससे सोर्स को बहुत दूर रखना पड़ेगा, लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो जब कभी लाइट सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट ऑर्डर की होती है तब उसे कहा जाता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी हियर द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड ऑब्स्टेकल कह दो और डिफ्रैक्शन स्लिट इज इनफाइनाइट तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक, अब देखते हैं इनसे डिफरेंस क्या आता है। इनसे डिफरेंस ये आता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस इतनी है, तो हम इसका कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं कि भाई ये जो है इतना मुड़ा हुआ भाग है, इसका कर्वेचर है। अगर इसकी रेडियस इतनी होती तो इसका इतनी दूरी अगर मैं यहाँ देखूं तो ये भाग थोड़ा आपको कम कर्व्ड दिखाई देगा। अगर और ज्यादा रेडियस करूं मैं तो इसका भाग और कम कर्व्ड दिखाई देगा। इतना ही पार्ट अगर मैं देखूं इसका प्रोजेक्शन तो और कम दिखाई देगा। अगर और ज्यादा रेडियस करें तो कर्वेचर और कम दिखाई देगा। ये मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मान लीजिए सूरज है, सूरज की रोशनी से आप डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना चाहते हैं तो सूरज कितनी दूरी पर रखा हुआ है, सूरज रखा है अनंत दूरी पर। तो अनंत दूरी से हमारे घर में कोई लाइट जा रही है और लाइट से मैं डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी कर रहा हूँ। तो पहली बात यह है कि सूरज से आने वाली जो लाइट होगी वो अनंत दूरी से मेरे घर तक आ रही होगी, तो वो कौन सी क्वालिटी का डिफ्रैक्शन होगा, फ्रॉनहोफर ऑर्डर का डिफ्रैक्शन होगा। अब उसको स्टडी करने के लिए मैं हाइगेंस थ्योरी का यूज करूंगा, और हाइगेंस थ्योरी कहती है कि वहां पर रे नहीं चलता, वहां चलता है वेव फ्रंट। जब वेव फ्रंट लेके चलना पड़ेगा मुझे तो सबसे पहले देखना पड़ेगा सूरज से आने वाला वेव फ्रंट मेरे घर पर कैसे पहुंच रहा होगा। तो सूरज क्योंकि गोल होता है तो निकलने वाला वेव फ्रंट होगा सर्कुलर, बिल्कुल सीधी सी बात है, निकालने वाला वेव फ्रंट होगा सर्कुलर। अब सूरज ने यहाँ से रोशनी दी और उसका सर्कुलर वेव फ्रंट आया, दूरी बढ़ने के साथ उस सर्कुलर वेव फ्रंट की रेडियस बढ़ने लग जाएगी, दूरी बढ़ने के साथ उस सर्कुलर रेडियस बढ़ने लगेगी। अब सूरज हमसे इतने किलोमीटर दूर है, इतने लाख किलोमीटर दूर है कि उसके प्रकाश को यहाँ तक आने में ही 8 मिनट कुछ सेकंड का टाइम लगता है। तो वो चीज जब वेव फ्रंट यहाँ तक पहुंचेगा मेरे घर पर, जबकि इवन मैं मानता हूँ पूरे देश पर वो प्लेन वेव फ्रंट पड़ेगा भाई, क्या वो मेरे घर पर आता है तो उस वेव फ्रंट का, उस सर्कुलर वेव फ्रंट का, बहुत बड़े सर्कुलर वेव फ्रंट का छोटा सा पार्ट मेरे घर पर गिरेगा। तो मान लीजिए मेरा घर यहाँ है, तो इस मेरे घर को अब मैं ये रहा मेरा घर, तो इस पर इसका बहुत बड़ा पार्ट गिरेगा। तो मैं बोलूंगा भाई इसका जो मेरे जिस ऑब्स्टेकल पर पड़ रहा है उस ऑब्स्टेकल पर इसका ये सीधा पार्ट पड़ रहा है। जब ये सीधा पार्ट पड़ रहा है तो मुझे लगेगा कि प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है सन से, लेकिन सन से आता है कैसा, सर्कुलर वेव फ्रंट। तो मैंने ये ऑब्जर्व करके आपको ये बताया पूरी ऑब्जर्वेशन से कि जो भी चीज दूर रखी होगी उसके वेव फ्रंट की शेप कैसे भी हो, दूर से उसका वेव फ्रंट आते आते उसके साइज बढ़ते बढ़ते, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ते बढ़ते हम पर जब वो पहुंचेगा तो प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में पहुंचेगा। लेकिन अगर इसी की जगह कोई लाइट सोर्स पास रखा होता, अगर ये फ्रेस्नेल ऑर्डर का डिफ्रैक्शन होता तो सन से यहाँ लाइट निकलती, यहीं पर मैं अपनी उंगली रखता, बोलता यहाँ से डिफ्रैक्शन देखना है, तो यहाँ से कर्व मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट इस पे इंसिडेंट होता और उस स्फेरिकल वेव फ्रंट को ही स्टडी करना पड़ता है। दैट्स व्हाई हमने पढ़ा है फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन मेथड, हमारे सिलेबस में नहीं, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन मेथड में आप देखते होंगे कि सर्कुलर वेव फ्रंट को ही तोड़ते हैं। आप अगर आपको थोड़ा भी फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन मेथड याद आ रहा हो तो उसमें ऐसा होता है एक सर्कुलर वेव फ्रंट को तोड़ते हैं इस तरीके से। क्यों तोड़ते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट को, क्योंकि वहां से आने वाले वेव फ्रंट की शेप डगमगाती नहीं है, वो सर्कुलर फॉर्म में रहती। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, जिसमें हमें ये मानना पड़ेगा सन से आने वाली लाइट जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो पहुंच रही है वो प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में पहुंच रही है। तो जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है उसका एग्जाम्पल है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, स्लिट डिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन बाय ग्रेटिंग भी है। और यहाँ पर आपका है हाफ पीरियड जोन मेथड, ये कह सकते हैं फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो तो मैं आपको यहाँ थोड़ा चित्र बना दे रहा हूँ फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर का, ताकि वो और चीजें एक्सप्लेन हो जाए। बाकी ये सब चीजें आपको नोट करनी है। डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन इजी आने वाला है, अभी पढ़ाते आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या आ रहा है। 2 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा डिफ्रैक्शन में। देखते हैं कि मैं क्या चाह रहा था। तो पहला अपना स्टार्ट था जिसका नाम था फ्रेस्नेल, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में मैंने क्या बताया था, कितनी दूरी पर होनी चाहिए, फाइनाइट डिस्टेंस पर, डिस्टेंस शुड बी फाइनाइट।
डिस्टेंस शुड बी फाइनाइट, शुड बी फाइनाइट। तो डिस्टेंस शुड बी फाइनाइट का मतलब हुआ ये लाइट सोर्स है, इसका नाम क्या है, लाइट सोर्स। तो यहाँ से इससे सर्कुलर वेव फ्रंट निकला, सर्कुलर वेव फ्रंट निकला और यहाँ पर मैंने स्लिट रख दी, इसका नाम है स्लिट, स्लिट। तो ये जब सर्कुलर वेव फ्रंट इस पर पहुंचेगा तो यहाँ पर मैं साफ साफ लिख सकता हूँ इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट इज सर्कुलर। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आपका लाइट सोर्स है, वही लिया है, हेडिंग डालते हैं पहले आप बढ़िया करके, स्टार से कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है, डिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट। किसके बीच की डिस्टेंस है, सोर्स और स्लिट के बीच की डिस्टेंस, DISTANC डिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट। तो मेरे भाई अब इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गई तो कैसे दिखाएंगे, ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स हो गया, लाइट सोर्स। यहां देखोगे तो कर्ड मिलेगा, यहां देखोगे कर्ड मिलेगा। अब यहां से ये लाइट चीज आ रही है यहाँ पर, ये स्लिट है, यहाँ पर स्लिट है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर लाइट का वेव फ्रंट पहुंचेगा, मैं नहीं कहता ये ओवरऑल सर्कुलर नहीं होगा, ओवरऑल सर्कुलर होगा, पर जो सर्कुलर का ओवरऑल सर्कुलर पड़ेगा तो यहाँ से देखने पर ओवरऑल जो सर्कुलर पड़ेगा, यहाँ से देखने पर ये प्लेन वेव फ्रंट नजर आएगा। ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट इज प्लेन, यहाँ स्लिट ठीक से लिखते हैं, स्लिट। तो क्या लिखेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट इज प्लेन। तो ये प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस लिखेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो ये मेन चीज आप याद रखेंगे कि यहाँ पर वेव फ्रंट की शेप को लेकर चलते हैं और यहाँ पर कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी सोर्स हो, वेव फ्रंट को आपको प्लेन ही लेकर चलना है। ठीक है, इसे मिटाते हैं और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को चलते हैं, जो कि एग्जांपल है आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का। ठीक, एंड निकालेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो हैशटैग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन किसका एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, एग्जांपल ऑफ फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अच्छा जी, अब करना क्या है कि एक लाइट सोर्स लेना है और लाइट सोर्स के सामने एक ऑब्स्टेकल रखना है। तो मान लीजिए स्लिट है, जैसे ऑब्स्टेकल मान लो, स्लिट मान लो, अवरोध मान लो, इसके सामने हमें लाइट सोर्स रखनी है। तो लाइट सोर्स मैंने ये रख दिया, लाइट सोर्स, इसमें से रोशनी आई, रोशनी आई सर्कुलर वेव फ्रंट के फॉर्म में। तो हमने कहा भाई हम पढ़ना चाह रहे हैं क्या, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में डिस्टेंस होनी चाहिए कितनी, डिस्टेंस होनी चाहिए इनफाइनाइट। अब बात ये आ रही है, हम लैब में पढ़ना चाह रहे हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में डिस्टेंस होनी चाहिए इनफाइनाइट। तो हमसे पूछा गया कि भाई साहब इनफाइनाइट डिस्टेंस तो मैं दे दूंगा, पर आप इसका करते क्या हो। तो उत्तर आया जी, करते कुछ नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कोई कर्व्ड वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट में बदल जाता है। तो बोले दिक्कत क्या है, मैं आपको प्लेन वेव फ्रंट दे रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसी युक्ति दे रहा हूँ जिसके द्वारा आपका कर्व्ड वेव फ्रंट जो है वो प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात कहीं पहुंच जाएगी नंबर वाला, बिल्कुल सच्ची है, अच्छी बात है, बिल्कुल क्या चाहिए। बोले आप एक लेंस ले लीजिए, ठीक है जी, एक लेंस ले लीजिए और मान लीजिए आप कि आप उस लेंस के फोकस बिंदु पर इस सोर्स को रख रहे हो, उस लेंस के फोकस बिंदु पर सोर्स पर रख रहे हो। तो हमने लेंस ऑप्टिक्स में पढ़ा था, रे ऑप्टिक्स में, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आता है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आता है तो वो पैरेलल हो जाता है। तो ये जो फोकस से आ रहे हैं लाइट, ये सब क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से। अगर कोई व्यक्ति हमसे ये पूछता है कि सर हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ी है और रे ऑप्टिक्स पढ़ी है, क्या वेव ऑप्टिक्स सही है या क्या रे ऑप्टिक्स सही है। अगर रे ऑप्टिक्स सही है तो आप, अगर वेव ऑप्टिक्स सही है तो रे ऑप्टिक्स क्यों पढ़ाते हैं, और रे ऑप्टिक्स सही है तो वेव ऑप्टिक्स क्यों पढ़ाते हैं। तो भाई साहब दोनों चीजें सही हैं, अगर ये चीज सही नहीं होती तो पूरा आपका रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ाया नहीं जाता। इसका मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि आप वेव फ्रंट भी बना सकते हैं और रे भी बना सकते हैं। शर्त क्या है, आपको पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट चलता कैसे है और रे कैसे चलती है। तो रिलेशन ये होता है, हमेशा कोई भी रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर चलती है। आप कभी भी देखें, मैं जब बनाऊंगा तो ये वेव फ्रंट और रे के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप हमेशा रे बना सकते हैं, शर्त यह है वेव फ्रंट के साथ रे का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये ठीक ऐसा होता है जैसे कि समविभव प्लेट से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हो।
इक्विपोटेंशियल सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, बिल्कुल यही रिलेशन होता है, क्योंकि सम विभव पृष्ठ डिनोट करेगा वही यहाँ पर आपका वेव फ्रंट डिनोट कर रहा होगा। बाकी मुझे वेव फ्रंट नहीं पढ़ा तो मैं ज्यादा फोकस उस पर नहीं कर रहा। तो आप समझ गए होंगे कि इस लेंस की भूमिका क्या है। इस लेंस की भूमिका मात्र इतनी है कि ये इस डिफ्रैक्शन को फ्रॉनहोफर कोटि का उस ऑर्डर का बना रहा है। अब लाइट यहाँ आई तो लाइट का ज्यादातर पार्ट जो है सीधा निकलकर इस स्क्रीन पर आ गया। ये हो गया स्क्रीन। जब सीधा निकलकर स्क्रीन पर आ गया तो यहाँ बहुत उजाला दिखेगा, जिसे इस प्रकार से उजाले को मैं बता सकता हूँ। तो जो बहुत ज्यादा उजाला दिखेगा इसका नाम होता है सेंट्रल मैक्सिमा। क्या नाम होता है? सेंट्रल मैक्सिमा। बिल्कुल सही बात है। अब बात ये आ रही है क्या उजाला यहाँ मिलेगा? तो डिफ्रैक्शन मैंने आपको बताया था डेफिनेशन, जब कभी लाइट किसी ऐसी शार्प बाउंड्री पर आती है जिसका साइज, जिसका शेप उस लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का हो, तो उसके तीक्ष्ण किनारों पर थोड़ा मुड़ जाती है, तो लाइट यहाँ मुड़ेगी और लाइट यहाँ भी मुड़ेगी इस तरीके से। तो होगा क्या कि जब लाइट यहाँ मुड़ेगी और लाइट यहाँ से भी मुड़ेगी, तो दोनों लाइट आपस में क्या करेंगे? इंटरफेरेंस करेंगे और यहाँ पे आपको पैटर्न दिखाई देगा। उस पैटर्न को समझने के लिए और उसके मैथमेटिक्स को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी वेव फ्रंट को जब कभी इंसिडेंट कराया जाता है किसी स्लिट के ऊपर, किसी भी वेव फ्रंट को जब कभी इंसिडेंट कराया जाता है किसी स्लिट के ऊपर, तो उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट नए वेव सोर्स की तरह बिहेव करता है। उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट नए वेव सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो हम मानेंगे कुछ ऐसा कि लाइट ऐसे आएगी, आने के बाद इस पॉइंट से नए वेव फ्रंट निकलेंगे इस तरीके से। ये मिटाने वाला हूं इसलिए आप बस समझें इस बात को। और ये अगर नए वेव तरंग स्रोत की तरह बिहेव करेगा तो इससे लाइट सभी दिशाओं में निकलेंगी। इधर भी निकल सकती है, 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 इधर की साइड निकल सकती है, ऐसे भी निकल सकती है, और ऐसे ही इस पॉइंट के साथ भी हो सकता है। ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे इस पॉइंट के साथ हो सकता है। अब बात ये आ रहा है कि इन सब लाइटों में क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बात अगर यहीं तक होती कि मैथमेटिशियन जो फिजिसिस्ट हैं उन्हें सिर्फ यहाँ उजाला दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं थी। उन्हें दिखाने या ब्राइट डार्क पैटर्न, तो ब्राइट डार्क पैटर्न को दिखाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था जब तक कि हम यहाँ से वो किरणें ना ले जो इसके साथ सेम फेस में हो या फेस डिग्री 90 डिग्री हो, जो कि वहाँ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको मिटा के बताता हूँ कौन सी वेव लेनी है। आपको वो वेव्स लेनी है, अगर इस स्लिट की चौड़ाई को मैं स्मॉल ए मान लूं, अगर इस स्लिट की चौड़ाई को मैं स्मॉल ए मान लूं और मान लूं a/2 पर कोई बिंदु है, तो a/2 पर जो बिंदु होगा, आप करना क्या है आपको ध्यान समझेंगे। अगर a/2 दूरी पर बिंदु होगा, मतलब बीचों बीच कोई बिंदु होगा, तो आपको यहां से कोई रे लेनी है और यहां से कोई रे लेनी है और दोनों को सेम फेस पे पहुंचाना। देखो कैसे पहुंचेगा। आप करना क्या, यहाँ पर भी एक और लेंस लिया था ताकि जो आपकी इमेज है वो ज्यादा फोकस बने। आपने कई बार फोन में देखा होगा कॉन्ट्रास्ट वर्ड आता है, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस। तो कॉन्ट्रास्ट जो होता है चीजों को साफ दिखाने के लिए होता है। तो जो ज्यादा साफ कब दिखेंगे, एक और लेंस ले लेंगे। आप एक लेंस लेंगे कॉन्वेक्सी, तो ये लेंस ले लिया मैंने दूसरा। तो जो लाइट सीधी गई थी उनने तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसे करके दिखा दिया, जिसे कहते हैं ब्राइट फ्रिंज बना दी। बिल्कुल सही बात है। अब क्या करना है, ये जो है पॉइंट, इससे लाइट जो पहुंचेगी यहाँ पहुंचेगी। ये इमेज आपको कम बनाना पड़ेगा, ये बताता हूँ कैसे बनेगा। थोड़ा सा डाइल्यूशन दिखाना है। ऐसे कर सकते हैं, लाइट को यहां से ले जाओ शार्प एज से, और एक पैरेलल लाइट यहां से आपको लेनी है, यहां से। अब सही है। तो यहाँ हो गया इस तरीके से, ऐसा चित्र दिखाई देगा आपको। ठीक, ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा और ये ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। अब बात आती है, जो लाइट यहाँ से निकलेगी और जो लाइट यहाँ से निकलेगी उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा। जो लाइट यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से निकलेंगी उनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालने का बहुत सारे तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका क्या है, एक लाइट मान लो आप यहाँ से लेते हो और एक लाइट आप यहाँ से लेते हो। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये लाइट और ये लाइट जो होंगे लगभग सेम फेस को डिनोट कर रहे होंगे। पाई बाय आधी दूरी ऊपर और आधी दूरी नीचे को मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप जरा सोच कर देखें, ऊपर वाली दूरी a/2 है, नीचे वाली दूरी a/2 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई। तो आप जब बहुत सारा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा a/2 ही होगी, क्योंकि a/2 के मैंने 4 टुकड़े करे हैं, a के मैंने 4 टुकड़े करे हैं, तो a/4 आया। जोड़ूंगा तो कहीं भी दो जोड़ोगे तो a/2 बनेगा। तो ये दूरी जो है a/2 है। जब ये दूरी a/2 है
तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस ये जो है, ये डेल्टा एक्स, ये जो डेल्टा एक्स है ये कितना होगा? तो ये डेल्टा एक्स निकालने का तरीका क्या है, ये इसको थीटा मानो और लगाओ साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कण। साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कण। तो लंब कितना हो गया, डेल्टा एक्स, क्योंकि एंगल के सामने लंब होता है, परपेंडिकुलर। अपन कण हो गया a/2, a/2 मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना है, a/2 साइन थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो कहने का सार ये था कि जो लाइट सीधे आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा बना रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, उनमें तो पाथ डिफरेंस का कोई इशू नहीं है क्योंकि डायरेक्ट वो लाइट सीधी जा रही है। लेकिन जो आपका सेकेंडरी मैक्सिमा या मिनिमा बना रहे हैं उनमें पाथ डिफरेंस का इशू है। उनमें पाथ डिफरेंस निकालने का सिंपल तरीका ये है कि जो अपार्चर की चौड़ाई है a/2, उसके बीच वाले पॉइंट को मिड पॉइंट मानते हुए उसके ठीक ऊपर जिस बिंदु से आप लाइट लेंगे उसके ठीक उतनी ही दूरी पर संगत बिंदु लेना है। जब उतनी ही दूरी पर आप संगत बिंदु लेंगे तो वहां के बीच का पाथ डिफरेंस आपका a/2 साइन थीटा आएगा। अब इस पाथ डिफरेंस से ही पता चलेगा कि लाइट क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। इसे कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, इसे कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। a/2 साइन थीटा आपका पाथ डिफरेंस आ गया, ठीक। अब मैं इसे मिटा के इसके मैथमेटिक्स को आगे की ओर लेके जाता हूँ। पाथ डिफरेंस आ गया डेल्टा एक्स। सो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू a/2 साइन थीटा, ठीक। अब बात ये आती है a/2 साइन थीटा जो पाथ डिफरेंस है ये कब कंस्ट्रक्टिव और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्तें क्या होती हैं, दो लाइटें हैं, अगर दो लाइट आपस में λ/2 पाथ डिफरेंस रख रही हैं, अगर दो लाइटें आपस में λ/2 पाथ डिफरेंस रखती हैं तो हमारा रिलेशन होता है फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये रिलेशन होता है, ठीक। अब फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, अगर मैं λ/2 मान लूं, ये है इफ, तो ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, इससे कट गया, क्या आ गया, पाई। फेज डिफरेंस पाई आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। अब पाई फेज डिफरेंस का मतलब क्या, लाइट आएगी ऐसे, दूसरी लाइट है ऐसे, इसका मतलब कट के जीरो ब्राइटनेस दिखाएंगे, जीरो ब्राइटनेस दिखाएंगे। तो ये बात तो हमें पता है कि अगर पाथ डिफरेंस λ/2 हो दो वेव्स के बीच में तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाते हैं और कटने पिटने के बाद मिनिमा बनाते हैं। इसका मतलब अगर मुझे मिनिमा की कंडीशन चाहिए तो इस पाथ डिफरेंस को मुझे λ/2 के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक बात। सो कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस को λ/2 के इक्वल करना पड़ेगा। करो भाई, कितना आएगा, a/2 साइन थीटा इक्वल टू λ/2, इससे कट गया तो a साइन थीटा इक्वल टू आ गया प्लस माइनस लैम्डा। यहाँ प्लस माइनस ऊपर वाले और नीचे वाले को डिनोट करता है। इफ वी सेपरेट और स्प्लिट द स्लिट into 4 equal पार्ट। अभी जो मैंने सिर्फ a/2 में तोड़ा था, अगर उसे मैं 4 टुकड़ों में तोड़ दूं तो आपको पता चलेगा कि यही पाथ डिफरेंस जो a/2 साइन थीटा है, आप λ/a/4 में टूटेगा, λ/2 के इक्वल कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, जब मैं टुकड़ा a/2 करा था तो ट्राइंगल बनाने के बाद पाथ डिफरेंस a/2 साइन थीटा आया था। अगर वहीं 4 टुकड़े कर दूंगा तो दो ऐसी वेव ले सकता हूं मैं जिनके बीच का पाथ डिफरेंस a/4 साइन थीटा है, तो उस टाइम में उसे किसे इक्वल करूंगा, λ/2 के इक्वल करूंगा। 2 दूनी 4 कट गया तो कितना है, a साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 लैम्डा आ गया, कितना आ गया, 2 लैम्डा आ गया प्लस माइनस। सो वी कैन से द कंडीशन फॉर मिनिमा इज इक्वल टू a साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। तो ये प्लस माइनस एम लैम्डा जो है ये आपकी शर्त हो गई मिनिमा के। तो आपको जहां पर भी मिनिमा निकालने हैं तो ए साइन थीटा को आपको एम लैम्डा के इक्वल करना पड़ेगा। तो ये तो कंडीशन का मिनिमा, मतलब ये बता रहा है कि मिनिमा इस लोकेशन पर होंगे। अगर आपको एंगुलर लोकेशन निकालनी है किसी मिनिमा की तो उसके लिए क्या शर्त है, अगर मिनिमा से आपको एंगुलर लोकेशन निकालनी है तो समझेंगे ये आपकी कंडीशन। पाथ डिफरेंस आपको जरूरत पड़े तो याद कर सकते हैं, बशर्ते आपको सिर्फ इतना याद रखना है ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। मैं इसी से आपके सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो डिफ्रैक्शन में आपको सिर्फ ये शर्त याद रखनी है, ए साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। ये है किस चीज की शर्त, ये है मिनिमा की शर्त। मतलब इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि मिनिमा कहाँ कहाँ बनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मिनिमा कहाँ कहाँ बनेंगे।
मिनिमा कहाँ कहाँ बनेंगे। ओके, तो शर्त आ गया, आपने बिल्कुल शर्त याद रखनी। कितनी शर्त? ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। ओके, सो मिनिमा विल अकर, मिनिमा विल अकर एट ए साइन थीटा था इक्वल टू आपका प्लस माइनस एम लैम्डा फॉर मिनिमम एंगल। मिनिमम एंगल, जो एंगल छोटे होंगे उनमें क्या होगा, साइन थीटा को थीटा के इक्वल रख सकते हैं। यहाँ रखेंगे तो मिलेगा थीटा एन रख दो, चाहे थीटा एम रख दो, मर्जी है आपकी। अगर थीटा एम रखोगे तो इसका एम ऑर्डर आएगा, अगर यहाँ एन रखना चाहते हो तो यहाँ एन आएगा। ठीक, रखो कितना आएगा, ए इंटू थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। तो ये कितना हो गया थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू आ गया प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन ए। तो आप यहाँ पर रख क्या सकते हैं वैल्यू, सो वेयर एम इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 ऐसा रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा वाई आएगा। तो यहाँ पे जो चित्र बन रहा था आपका वहां पर, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा था, इसका नाम था सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा नो डाउट। इसके बाद जो चित्र बन रहे थे इस तरीके से, उनमें मिनिमा कहाँ है ये देखेंगे तो मिनिमा पहला यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो इन मिनिमा की लोकेशंस क्या है, जब आप एक रखेंगे तो पहले मिनिमा की लोकेशन मिलेगी, आप एक रखेंगे तो पहले लोकेशन, मतलब प्लस लैम्डा अपॉन है। अगर मैं आपका मुख्य अक्ष खींच दूं इसे एक्स ओ एक्स डैश और इधर मान लू वाई ओ वाई डैश, जो मैं मान रहा हूँ सिर्फ, तो आपको पता चलेगा कि प्लस का वाई अपॉन लैम्डा अपॉन है यहाँ पर आ रहा है, ऐसी माइनस का लैम्डा अपॉन यहाँ आ रहा है। तो इसकी एंगुलर लोकेशन आ गई। अगर यहाँ देखेंगे तो प्लस का 2 लैम्डा अपॉन है, और यहाँ अगर देखेंगे तो प्लस का माइनस का 2 लैम्डा अपॉन है। तो ये तरीका हो गया। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप इस सीमान तरीके से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ बन रही है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन पूछता है इनके बीच की दूरी बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन का बहुत ही सिंपल आएगा, आपको याद ये रखना है, ये चित्र दिमाग में छप जाना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा कि 7800 एंगस्ट्रॉम की कोई लाइट गिराई जाती है किसी 2 mm वाली स्लिट पर, तो बताओ सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई क्या होगी। तो आपको साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर लैम्डा अपॉन ए ऊपर है, लैम्डा अपॉन मी पे है, इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई 2 लैम्डा अपॉन ए होती है, बराबर 2 गुणा 7800 एंगस्ट्रॉम बटे 2 mm गुणा 10 का घात 3। बहुत सिंपल है। अगर वो पूछता है कि द्वितीय मैक्सिमा की चौड़ाई कितनी, तृतीय मैक्सिमा की चौड़ाई कितनी, तो मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसे देख सकें तो ये आपको देखना है कि ये चीजें क्या होती हैं। तो आप जब भी डिफ्रैक्शन किसी से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, कैसे भी, तो आपको मिनिमा पहले पढ़ाया जाता है। और अगर मिनिमा को समझ सकते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि मैक्सिमा कहाँ होगा। अगर मैं आपको मैक्सिमा 36 तरीके से निकाल के बता सकता हूँ, जिनमें से आपको एक भी तरीका पेपर में याद आ जाए, बहुत अच्छी बात होगी। तो आप में से कोई जरा सोच के बताए ये कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, इसकी लोकेशन क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है, आप सोच के देखो इसकी लोकेशन क्या होगी, इसकी लोकेशन क्या होगी, इसकी लोकेशन क्या होगी, ये तो है ही नहीं, इसकी लोकेशन क्या होगी, सोच के देखो, सोच सकते हैं, बताइए, विचार हो सकता है। इसकी लोकेशन क्या होगी, बहुत सिंपल है। सिंपल ऐसे है कि ये जो दूरी है यहां से यहां तक, ये λ/2 है, ठीक, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 2 λ/a है, ठीक। तो ये λ/a, ये 2 λ/a, इसके बीच का ये कितना होगा। तो निकालने का तरीका क्या होता है, निकालने का तरीका होता है इन दोनों को जोड़ बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2, तो कितना आएगा 2 λ/a प्लस λ/a/2, 2 एकम 2 3, 3 λ/2 है, 3 λ/2 या 3/2 लैम्डा है, इस तरीके से आएगा ये। तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज ये याद नहीं तो आप साफ साफ पदों में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो जैसे हमने कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा निकाला वैसे आप कंडीशन ऑफ मैक्सिमम निकाल सकते हैं। एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमा DI10, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, आपका ये जो है ए साइन थीटा, ये आपका इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 2m प्लस 1 λ/2। कुछ कुछ बुकों में यहाँ ए भी होता है, क्या होता है 2n प्लस 1 होता है। तो यहाँ फॉर मिनिमम एंगल, मिनिमम एंगल में क्या होगा कि आपको साइन थीटा की इक्वल जो है थीटा रखना पड़ेगा। रखो कितना आएगा, a इंटू थीटा इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 2m प्लस 1 λ/2, मल्टीप्लाई करो इसमें कितना आ गया, एम्प्लाइज थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस 1 λ/2 है।
अब आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है वेयर एम की वैल्यू कितनी आएगी, जो यहाँ है एम की वैल्यू वही चीज एम की वैल्यू यहाँ रखनी है। तो एम की वैल्यू यहीं लिख देता हूँ, वेयर एम की वैल्यू होंगी 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब मैंने एम इंटू 3 बता दिया। अब धोखे से आप इसे यहाँ पर रख के देखिए, जब आप एम का मान 1 रखेंगे, यहाँ एम भी लिख दो एन लिख दो, आपकी इच्छा है। जब आप एन का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3 3/2 लैम्डा बाई 2 वो आप लिख 2 रखोगे तो कितना है 2 4 1 5 बाई 2 लैम्डा बाई 2 यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब आपको ब्राइट और डार्क, सॉरी ब्राइट डार्क नहीं बोलना, यहाँ पे क्या बोलना है, मैक्सिमा और मिनिमा। अगर आपसे कोई बोलता है सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तो वो तो देखने की बात ही नहीं, जहां ज्यादा लाइट पड़ेगी वहां बनेगा। और लाइट कहाँ, खुला दरवाजा सामने सामने पड़ेगी, सेंट्रल मैक्सिमा ही। तो अगर आपसे पूछता है सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तो बेखौफ आपको बोलना है सामने बनेगा। अगर आपसे पूछता है सेकेंडरी मैक्सिमा क्या बनेंगे, दाएं बाएं बनेंगे, कितनी दूरी बनेंगे, लैम्डा बाई ए पर बनेंगे। अगर आपसे टर्सरी मैक्सिमा सेकेंडरी मिनिमा पूछ रहा है तो सारी चीजें आप यहाँ से बता सकते हैं। बशर्ते आपको याद रखना है क्या, ये कंडीशन होती है मिनिमा के लिए और ये कंडीशन होती है मैक्सिमा के लिए, ये कंडीशन होती है मिनिमा के लिए और ये कंडीशन होती है मैक्सिमा के लिए। और अगर आप यंग डल सेट में पढ़े हों या पीछे कुछ भी पढ़े हों तो वहाँ मैंने इसमें संशोधन करके माइनस लगवा दिया था, कंफ्यूज ना हो बच्चे, इसलिए मैंने माइनस लगवा दिया था 2m माइनस, जबकि दोनों सेम रिजल्ट देंगे। क्यों माइनस लगवा दिया था और क्यों सेम रिजल्ट देंगे वो मैंने लेक्चर में बता दिया था कि 0 से लेकर चलना है 1 से लेकर चलना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये समझ में आ गया, ये क्या क्या बताया मैंने कि मिनिमा कहाँ बनेगा और मैक्सिमा कहाँ बनेगा, ये सब बताया मैंने। अब आपसे पूछता है लीनियर विड्थ और एंगुलर विड्थ के बारे में, कि कोणीय चौड़ाई कितनी होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, या एंगुलर विड्थ कितना होगा। तो उसे मैं डिस्कस करता हूँ लीनियर एंगुलर विड्थ को। पहले इसे मिटाते हैं। और ये चित्र महत्वपूर्ण है, इस चित्र को बहुत ध्यान से समझना है। बार बार इस चित्र को मैं दोबारा बना के दिखाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। अभी देखना क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी। उससे पहले थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। तो बात चल रही थी, अपने लोग पढ़ने वाले थे, क्या पढ़ने वाले थे अपने लोग, क्या बताने वाला था मैं, हाँ एंगुलर विड्थ। तो हैशटैग एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ कितनी होगी, ठीक है, या लीनियर विड्थ। तो तरीका क्या होता है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एंगुलर विड्थ या लीनियर विड्थ कहते कैसे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप उस चित्र को बनाइए जो आपने मिटा दिया था। तो वो चित्र इस तरीके से था और इसका नाम था सेंट्रल मैक्सिमा, और इस तरीके से बन रही थी चीजें। मतलब मैं ये चित्र ये डिनोट कर रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा बहुत ब्राइट होगा और बाकी सारे मैक्सिमा या मिनिमा अचानक कम इंटेंसिटी शो करने लगेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वो प्लस का लैम्डा अपॉन ए पर होता है, और ये वाला कोऑर्डिनेट जो होता है ये माइनस का लैम्डा अपॉन ए होता है। जहाँ लैम्डा इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ होती है और ए जो होता है वो वास्तव में स्लिट के बीच की दूरी होती है, या कह सकते हैं स्लिट की चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर एक स्लिट बना लीजिए, ये हो गई स्लिट, ठीक। अब ये स्लिट की चौड़ाई जो है ए है, बिल्कुल सही बात है। और यहां से ये पॉइंट लेना है, इस पॉइंट से इसे मिलाना है, और इसी पॉइंट से इसे मिलाना है, बिल्कुल सही बात है। इसके बीच की दूरी डी है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं सर लेंस और स्क्रीन के बीच की क्या है, स्क्रीन है, इसका नाम क्या है, स्क्रीन, इसका नाम क्या है, स्लिट। कुछ बच्चे बोलते हैं सर लेंस और स्क्रीन के बीच की दूरी डी रखी है और वास्तव में इसके बीच की दूरी डी नहीं दे रखी। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये जो लेंस लगाते हैं वो लेंस इस स्लिट के बहुत पास होता है। जब स्लिट के बहुत पास होता है तो आप डी प्लस समथिंग, जिसको ना के बराबर मानना हो तो डी प्लस समथिंग इसको डी आ जाएगा। इसका मतलब हम इस लेंस तक की दूरी को भी स्लिट के दूरी बता सकते हैं, अगर वो मेंशन कर रहा है खुद ही कि लेंस जो है स्लिट के पास रखा हुआ है। अब क्या करना है, इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लूं तो पूरा एंगल 2 थीटा होगा। देन लगाएंगे, देन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितनी है, ये वाली चौड़ाई कहते हैं आर्क, इस वाली चौड़ाई कहते हैं लीनियर चौड़ाई। तो ये लीनियर चौड़ाई हमें निकालनी है। तो आप लीनियर चौड़ाई देख सकते हैं कितनी, ये है लैम्डा अपॉन ए, लैम्डा अपॉन ए कितना हो गया 2 लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन ए अपॉन रेडियस। तो यहाँ अगर मैं इसे सर्कल बोल रहा हूँ तभी तो आर्क अपॉन रेडियस लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर रेडियस देखेंगे तो ये रेडियस ये है, जिसे अप्रोक्सीमेट डी मान सकते हैं।
यहाँ नीचे डी आ गया, इस एंगल कहेंगे एंगल 2 थीटा है, 2 थीटा इक्वल टू आ गया 2 लैम्डा अपॉन डी ए, ये इससे ये कट गया, एम्प्लाइज थीटा इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन डी ए, ये उसके एंगुलर लीनियर चौड़ाई में जो है रिलेशन है, ठीक। ये सेंट्रल मैक्सिमा के। अगर आपको कभी इसकी चौड़ाई पूछे फर्स्ट मैक्सिमा की, तो इसका लिए सिंपल तरीका क्या है, आप ये वाली दूरी निकालेंगे और ये वाली दूरी निकालने का तरीका क्या है, यहाँ तक की दूरी को इसको कहते हैं 2 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा अपॉन ए में से 1 लैम्डा अपॉन ए घटाएंगे, तब यहाँ पर लगाएंगे एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, तो आप देखेंगे शायद सेम ही आ रहा है। कोण बराबर चाप कितनी है लैम्डा अपॉन ए की, त्रिज्या कितनी डी, अभी कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट सेम मिल सकता है रिजल्ट, ठीक। तो ये आपका एंगुलर रेडियस निकालने का तरीका होगा। तो ये सब था जो नॉर्मली डिफ्रैक्शन पढ़ाना था। अगर मुझे डिफ्रैक्शन बाय ग्रेटिंग पढ़ाना होगा तो वो मैं बाद में आपको उसको न्यूमेरिकल करा दूंगा। और बाय द वे अब हम इसे पढ़ लिया तो हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो ऑप्टिक्स का आप असाइनमेंट खोलें और आपको समझ आ जाए क्या न्यूमेरिकल का है। ऑप्टिक्स का असाइनमेंट निकालो, ऑप्टिक्स का असाइनमेंट निकालो। इसे मिटाते हैं और समझते हैं हमने क्या क्या समझा, क्या हमारे समझे हुए से क्वेश्चन हो रहे हैं या हमें कुछ और ज्यादा समझना चाहिए, उस चीज का भी पता चल जाएगा। ठीक, सोया मत कर। सवाल देखेंगे पेज नंबर 146। पेज नंबर 146 में आएंगे तो देखो जरा पेज नंबर 146 देखो, ऑप्टिक्स का असाइनमेंट नहीं है क्या? पेज नंबर 146 में आप देखेंगे तो एग्जांपल नंबर 1 है। पेज नंबर 146 में देखेंगे तो एग्जांपल नंबर 1 है आपका, वो है एग्जांपल नंबर 1। इन द फोन ऑफ अ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लिख दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, इन द फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, diffraction of light in the Fraunhofer diffraction of light of wavelength lambda at a slit of width a, the angular position of different the angular position of different diffraction maxima other than central maxima are given by, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके, देखेंगे मैक्सिमम गिवन बाय। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका ए इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन ए, ब्रैकेट में एम इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और बी इक्वल टू साइन थीटा अप्रोक्सीमेट प्लस माइनस एम प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा अपॉन ए, एम इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और सी इक्वल टू है साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन ए, एम इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और डी इक्वल टू आपका है साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम प्लस 1/2 लैम्डा अपॉन ए, एम इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट। क्वेश्चन क्या पूछा गया उसे पढ़ेंगे। इन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं, द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा at a given slit width of a, the angular position of the different maxima, different diffraction maxima other than central maxima are given by, जो सेंट्रल मैक्सिमा से अलग है मैक्सिमा, उनकी लोकेशन क्या होगी। तो सीधी सीधी शर्त पूछी हुई है,
तो शर्त क्या होगी समझेंगे। शर्त क्या होती है हमारी, शर्त होती है मिनिमा की शर्त क्या होती है वो मैंने आपको बताया था अभी। तो मिनिमा की शर्त होती है आपका कि आपको ए साइन थीटा को इक्वल रखना है आपको प्लस माइनस एम लैम्डा के। और बात करिए मैक्सिमा की, तो मैक्सिमा की शर्त होती है आपकी ए साइन थीटा को आपको इक्वल करना है प्लस माइनस 2m+1 लैम्डा बाई 2 के। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस चीज को अगर मल्टीप्लाई नीचे ए से करें तो आएगा प्लस माइनस 1 2m+1 लैम्डा बाई 2a। तो आपको देखना ये है, ये सारी चीजें सेम ही लिखी हुई हैं, ये 2m+1 लैम्डा बाई 2, तो ये तो सिंपल सी बात है, ये चीज तो होने चाहिए। अब बात आ रही है इन दोनों में से आंसर क्या होगा। तो इन दोनों में से आंसर क्या होगा देखने के लिए आपको देखना है क्या, अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा। अगर आप सेंट्रल मैक्सिमा देखें तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 आना चाहिए आंसर। क्या आना चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा, आपका जो ये एंगुलर लोकेशन है जो मैंने चित्र बनाया था अभी इस तरीके से, ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन है, ये होता है सेंट्रल मैक्सिमा। ये सेंट्रल मैक्सिमा कब बनेगा, जो लैम्डा अपॉन ए यहाँ पे उत्तर आ रहा है, यहाँ पे 3 लैम्डा अपॉन ए है, तो ये सब 0 आना चाहिए। अब ये जो फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा है, बहुत ध्यान से, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें देखो ऑप्शन बिल्कुल सेम है, ये चीज अलग है। इस चीज को समझेंगे, इस चीज को कैसे समझेंगे कि अगर मैं एक रखता हूं पहले, तो अगर मैं एक रखता हूं तो मुझे मिलता क्या है रिजल्ट। जब मैं एक रखता हूं तो आता है 2 कम 2 और 1 3, 2 कम 2 और 1 3 आता है। तो 3/2 लैम्डा अपॉन, क्या ये 3/2 था, नहीं था, ये था λ/2। इसका मतलब पहले 0 रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपकी कैलकुलेशन में लिखवाया था, उसमें मैंने 0 मिस कर दिया था। इसी संशोधन की वजह से आप समझे कि इस जो आपका मैक्सिमा कंडीशन है, मैक्सिमा कंडीशन है, चित्र में भी मैक्सिमा कंडीशन है आपका। जो पहला क्या है आपका 0 λ/2, कंडीशन क्या है, ए साइन थीटा इक्वल टू 2m+1 लैम्डा अपॉन 2 है। बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ एक रखता हूँ, अगर मैं एक रखता हूँ तो आएगा आपका 3 लैम्डा अपॉन है। बिल्कुल सही है, 3/2 लैम्डा अपॉन है। और अपना क्या था 3/2 लैम्डा, एक से स्टार्ट हो रही काउंटिंग। क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में कहा है इन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, पेज नंबर 146 पे है, पेज नंबर 146 पे है। और क्वेश्चन नंबर है पहला एग्जांपल, इन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एट ए स्लिट ऑफ विड्थ ए, द एंगुलर पोजीशन ऑफ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा से जो अलग होंगे उनकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी। तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अब ये बात कर रही है ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होगा। अगर मैं ऑर्डर 0 से स्टार्ट करता हूं तो 0 रखने पर क्या आता है, 0 रखने पर आपका आ रहा है λ/2a, λ/2a। ये क्या है λ/2 ई साइन थीटा इक्वल टू λ/2a। λ/2 पर मिनिमा आ रहा है, तो λ/2 पर मिनिमा आ रहा है। और यहाँ पे λ/- 2 λ/, एक में से मिटा के साफ साफ लिखा, मिटाने वाला देना, ये वाला चित्र जो है अपनों ने मिटा के साफ साफ लिखो, अभी समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ये डायग्राम बनाया और इस तरीके से मैक्सिमा था, इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कंडीशन थी, हमने सोल्व करा था, वो आया था ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा आया था। बिल्कुल सही बात है। इसको नीचे ले गए थे तो ये आ गया एम लैम्डा अपॉन ए आ रहा था। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आएगा प्लस का लैम्डा अपॉन ए, और यहाँ पे आया था आपका 2 लैम्डा अपॉन ए। अब बात आ रही ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये वाला पॉइंट क्या आएगा। तो ये वाला पॉइंट आप देखें जरा सोच के, ये 2 लैम्डा अपॉन ए है और ये लैम्डा अपॉन ए है। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 इसमें से इसे अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें निकाल सकते हैं, वाला ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे, इसमें से इसे घटाओ, जो लोकेशन आएगी उसका आधा करना है, ना कि जोड़ के। अगर मैं जोड़ता हूँ तो ज़्यादा पहुंच जाएंगे। अगर हमें कायदे में दूरी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इस लोकेशन में से इस लोकेशन को घटाना पड़ेगा, तभी तो ये दूरी बचेगी। विचार करके देखो, अगर इस लोकेशन में से लोकेशन घटाने कितना आएगा, ये आएगा 2 लैम्डा अपॉन ए माइनस का लैम्डा अपॉन ए, कितना आ गया, लैम्डा अपॉन ए आ गया। ठीक, अब उसका आधा करना है तो ये आ गया लैम्डा अपॉन 2a। तो ये लैम्डा अपॉन 2a दूरी पर होगा। ठीक, और अगला क्या होगा, वो होगा 2m+1 के हिसाब से अगर मैं रखूँ लैम्डा अपॉन 2a। तो अगर मैं 0 रखता हूँ तो लैम्डा अपॉन 2a आता है, तो 1 रखता हूँ तो 2 कम 2 3 जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 2a। तो हिसाब से देखो जरा 3 लैम्डा अपॉन 2a इस दूरी में आ रहा है, नहीं आ रहा, आगे पता चल जाएगा, आगे पता चल जाएगा। ये लाइन खींची, ये ब्राइट है, ये फिर सेकेंडरी, ये ऐसे। ठीक, ये तो हो गया ओरिजिन, ये हो गया लैम्डा अपॉन ए, ये हो गया 2 लैम्डा अपॉन ए। ये साबुत है, ये साबुत है, और ये
दुगना है। और अपना लोकेशन क्या आई थी, इसकी लोकेशन अभी सोल्व करी थी, तो यहाँ से घटाया λ/2 है, वो आधी हो जाएगी तो उससे कम बैठ रही है। अगर λ/2 कहें हम तो λ/2 तो कम बैठ रही है इससे, मतलब नीचे पहुंचेगी। और अगर इस फॉर्मूले में रखें a sin थीटा इक्वल टू 2m+1 λ/2 में λ/a में, तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ λ/2a में और यहाँ पे 0 रखता हूँ तो आधी आ रही है, जो कि यहाँ पे है नहीं। बात समझ पा रहे हो क्या करूँगा? अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये कम आ रही है, जो कि λ/2 आ रही है, जो λ/2 से नीचे पड़ेगा, जो कि है नहीं। बिल्कुल सही बात है ब्राइट की। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 2 × 2 = 3 आएगा, 3 λ/2 आ रहा है, 3 λ/2 आ रहा है, यही चीज मैंने पहले भी बताई थी। अब मुझे बताओ 3/2 कितना होता है? 3/2 कितना होता है? 2 × 2 और बचा 1, 2 × 2 बचा 1, 2 × 10 1.5, 1.5 2, बिल्कुल सही चल रहा है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। ये दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि ऑप्शन में गलत आंसर दे रखा है। तो कहने का सारी, अगर फर्स्ट मैक्सिमम निकालना है तो आपको एक ही रखना पड़ेगा। इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के मैं ये घुमा फिरा के देख रहा हूँ, हर तरीके से देखने का आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट मैक्सिमम लाने के लिए 3/2 लाना है। कहने का मतलब समझ रहे हो? अगर हम सेंट्रल मैक्सिमम को छोड़ दें, अगर हम सेंट्रल मैक्सिमम को छोड़ दें तो फर्स्ट मैक्सिमम लाने के लिए कंडीशन के हिसाब से आपको 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2m+1 λ/2 जो चीज रटी हुई थी उसमें तो 1 रखना है। अगर मैं 1 रखना तो λ/2 आएगा। अब देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन देखो क्या है। ऑप्शन में आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि जो बी ऑप्शन है, बी में 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जो डी ऑप्शन है, डी में आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो आंसर के हिसाब से डी स्टार्ट सही होना चाहिए। लेकिन आप पीछे मुड़ के देखो तो उत्तर क्या लिखा हुआ है? उत्तर लिखा हुआ है बी। तो ये जो दिक्कत थी, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लग रहा था। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए, क्योंकि हमने साफ साफ शब्दों में देख लिया, इन्हें खुद मेंशन करा, बोला अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा। देखो खुद पढ़ो, क्वेश्चन में कहा गया अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा। जब अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा कह रहा है तो मतलब सेंट्रल मैक्सिमा छोड़ना है, और सेंट्रल मैक्सिमा छोड़ के बाकी की बात करें तो वो 3 λ/2 कंडीशन पर आते हैं। और 3 λ/2 हमारी कंडीशन के हिसाब से तब आएगा जब हम क्या रखेंगे, जब हम 1 से रखना शुरू करेंगे गिनती। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। इसका ऑप्शन डी है। मिटा के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वही है, जब ऑप्शन गलत होते हैं तो फिर दिक्कत आती है, डिस्कशन करना पड़ता है थोड़ा ज्यादा, और कुछ नहीं है। डस्टर तब इसलिए फेंक रहा हूँ ताकि सोए ना, बाकी कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन आईएससी में आया हुआ है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन खतरनाक ही हुआ वैसे तो। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 147 है, पेज नंबर 147 है, और क्वेश्चन नंबर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 आईएससी जी क्या कह रही है? आईएससी कह रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ 633 नैनोमीटर फॉल, लैम्डा दे रखा है, लैम्डा इक्वल टू 633 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 633 × 10⁻⁻9 या +9 -9 मीटर। नैनो मतलब छोटा। फॉल्स आंसर, इफ द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ आइदर साइड, क्या कह दिया इनने? कुछ जहर सा कह दिया इनने। इफ द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा, चित्र बना लो अपना। देखो अपने पास एक ही चीज है, इस चीज से करना है अपने को, जो भी करना है। हो रहा है, नहीं हो रहा है छोड़ दो, समझ में आया? इससे हो जाएगा, 90% सवाल हो जाते हैं। अभी ने कहा लाइट आई, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट मिनिमम, ये है आपका फर्स्ट मिनिमम, ऑफ द इंटेंसिटी और आइदर साइड, दोनों साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये कहना ही चाह रहा है कि इधर की तरफ देखो और इधर की तरफ देखो, तो दोनों साइड जो सेंट्रल मिनिमा बनने हैं उनके सेंट्रल मैक्सिमा हैज 19.5 डिग्री। इनके बीच का कोण जो है ये 19.5 डिग्री है। ये अगर देखो तो ये 2θ जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच का, ये देखते हो डायग्राम में, इधर भी 19.5 डिग्री है। तो बड़ी सीधी सी बात है, चित्र में तो हमें थीटा की जरूरत पड़ती है, सोल्यूशन में थीटा स्क्वायर क्या जाएगा? 19.5 डिग्री बटे 2 आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 9 18 बचा 1 15 हो गया, 2 7 14 बचा 1 15 हो गया, 2 5 10, ये आ गया थीटा इक्वल टू 9.75 डिग्री। थीटा तो हमें बदल गया, बिल्कुल सही बात। पूछा गया, इन्हें पूछा है द स्लिट विड्थ इज अप्रोक्सीमेटली। अब स्लिट विड्थ पूछी है तो बड़ी सीधी सी बात है, स्लिट विड्थ का तरीका क्या होता है? आपको इसके एंगुलर लोकेशन पता होनी चाहिए। आपको मैंने बताया था वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट एक कंडीशन होती है किसकी? ए साइन थीटा किसकी इक्वल होता है? ए साइन थीटा होता है ±m लैम्डा। क्या है? कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा। अब करना क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात चल रही है तो ये कर दो यहाँ पे, तो कितना आ गया? ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा ले लो, और मिनिमम एंगल के लिए ए इंटू थीटा इक्वल टू लैम्डा आ गया। एम्प्लाइज अगर मिनिमम एंगल मेंशन किया गया है तो आप सीधा क्या लिख सकते हो? साइन थीटा लेके चल सकते हो। एम्प्लाइज कितना आ गया? ए इंटू साइन थीटा
इक्वल टू लैम्डा, एम्प्लाइज ए इक्वल टू लैम्डा अपॉन साइन थीटा। अब अंग्रेजी में जो कहा है वो समझे बात को, इन्होंने कहा है द स्लिट विड्थ, स्लिट की चौड़ाई ए स्लो करते हैं, सीधी बात है। एम्प्लाइज ए इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी है 633 गुणा 10 की घात माइनस के 9 अपॉन साइन गुणा थीटा का मान कितना है 9.75 डिग्री। जब आप कॉपी पे करें साइंटिफिक कैलकुलेटर मदद से इसका मान निकालें और तब आप इसका मान रखें, तो मैं समझ, आप लोग समझ रहोगे कि हमने जो भी पढ़ा वो सॉलिड पढ़ा और उससे काम तमाम हो रहा है। बराबर, सिंपल, बहुत 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 ही सिंपल क्वेश्चन था। बस दिक्कत ये थी अंग्रेजी में जो लिखा है वो समझ नहीं पाए तो फिर तो आईएससी जो है मार खा जाएगी, क्योंकि हम अंग्रेजी में क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, उधर से आईएससी लिखा हुआ दिख जाता है तो फिर वो टफ हो जाता है मामला। ये 2006 का आईएससी का क्वेश्चन। अब चलते हैं आईआईटी जेई का क्वेश्चन 1998 का दे रखा है, उसे भी समझते हैं। लाओ भाई मिटाने वाला यंत्र फेंकते रहो, ये हम कैच कैच इसलिए खेल रहे हैं ताकि सामने वाले को नींद ना आए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आईआईटी जेई 1998, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर आपका 147, पेज नंबर 147 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये आपका आईआईटी जेई स्पेलिंग है। A parallel monochromatic beam of light is incident normally on a narrow slit. A diffraction pattern is formed on a screen placed perpendicular to the direction of the incident beam at the first minimum को मेंशन करेंगे, फर्स्ट मिनिमम के नीचे इंटरलाइन कीजिएंगे। of the diffraction pattern, the phase difference between the two rays coming from the two edges of the slit. फर्स्ट मिनिमम यहाँ लिखेंगे हिंट, तो हिंट आपका जो है वो फर्स्ट मिनिमम है, इस चीज को लेके चलना है। फर्स्ट मिनिमम, ये आपका स्लिट है और स्लिट के बीच की दूरी हमने ए मान ली, ये ए दूरी हो गई, और यहाँ पे आपका स्क्रीन है जहाँ पर आपका सेंट्रल मैक्सिमम बना है और ये इस तरीके से चल रहा है। अब आपको कंडीशन में कहा गया फर्स्ट मिनिमम, तो फर्स्ट मिनिमम की कंडीशन लगाएंगे बाय द कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, बाय द कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े वरना देर हो जाएगी भैया। कंडीशन क्या, फर्स्ट मिनिमम कितना होता है, ए साइन थीटा इक्वल टू m लैम्डा होता है, प्लस माइनस साइन लैम्डा होता है। मैं फर्स्ट मिनिमम का प्लस पोर्शन लेके चल रहा हूँ, आप दोनों लेंगे, दो से कटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम मन है आपका वो कर सकते हैं आप। तो ये वाला फर्स्ट मिनिमम लेके चल रहा हूँ मैं, फर्स्ट मिनिमम में सिंगल एम ऑर्डर 1 लेके चल रहा हूँ, तो कितना आ गया, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा आ गया, मिनिमम एंगल के लिए साइन थीटा के इक्वल होता है, इक्वल टू लैम्डा आ गया। तो यहाँ पर थीटा का मान और रख दीजिए, थीटा का मान कैसे रखेंगे, यहाँ पर एंगल अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये दूरी वाई मान लूँ मैं, तो एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस लगाएंगे, एंगल थीटा इक्वल टू आर कितना वाई अपॉन रेडियस कितना है, बीच की दूरी डी मान ली, तो वाई अपॉन डी आ गया, तो वाई अपॉन डी यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, वाई अपॉन डी इक्वल टू लैम्डा। ठीक, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, वाई इक्वल टू आ गया डी लैम्डा अपॉन नीचे ही क्या चीज़ है, ए है, ये क्या चीज़ है, ए है, तो ये ए है, नीचे आ गया ए। फिर देखेंगे ध्यान से, वाई इक्वल टू इधर चला गया डी, वाई इक्वल टू इधर चला गया डी लैम्डा हो गया अपन नीचे आ गया डी लैम्डा अपॉन इक्वेशन फर्स्ट। हम इसे ऐसा ही मान सकते हैं जब हमें दो ही लाइट रे लेनी है जो कि एजेस से आ रही है, सॉरी ये जो मैंने ये जो लाइट ले ली है ये कैलकुलेशन के हिसाब से लिए ताकि मैं कैलकुलेट कर सकूं, क्योंकि एंगल में ठिका लेता हूँ। बाय द वे फेज डिफरेंस चाहिए वो एजेस से आने वाली लाइट के बीच में चाहिए, ये जो लाइट वेव एजेस से आ रहे होंगे, तो जो लाइट वेव एजेस से आ रहे होंगे उनके बीच में फेज डिफरेंस चाहिए। अगर आप ये मान के चलें दो ही लाइट रे हैं और बाकी लाइट रे नहीं है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा पैटर्न चल रहा है कि यहाँ पे दो लाइट रे आती हैं, दो स्लिट से आ रहे होंगे। तो हम कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। सो कंपेयरिंग विद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो लोकेशन को वहाँ पे एक्सन कहते हैं, एक्सन इक्वल टू होता है डेल्टा एक्स, एक्सन की वैल्यू कितनी होती है, ये आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्सन डी बाई डी, एक्सन स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी तो वैल्यू कितनी आएगी, डी डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी। बिल्कुल सही कहा मैंने, बिल्कुल सही है। अब वो पाथ डिफरेंस ये होता है, पाथ डिफरेंस होता है आपका एक्सन डी अपॉन स्मॉल कैपिटल डी, तो बिल्कुल सही। इस मल्टीप्लाई में करेंगे तो आएगा डेल्टा एक्स इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। बात भी सही है, यहाँ पर सेपरेशन ये है, वहाँ पर सेपरेशन स्मॉल डी होता है। अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा ये दूरी सेम है, नीचे के सेपरेशन को ए और डी मान लिया गया है और डी से डी कैंसिल हो गया, तो ये डेल्टा एक्स जो है लैम्डा के इक्वल होता है, तो यहाँ पाथ डिफरेंस लैम्डा है। सो इन दिस केस द पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा। सो फेज डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा पाई इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना गया 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा से लैम्डा कट गया 2 पाई आता है 2 पाई। तो ये था इसमें,
इसका मतलब क्या समझ, क्या क्या समझे। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया हो कि भाई इसको यंग डबल स्लिट से कंपेयर क्यों कर दिया, तो आप यंग डबल स्लिट अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हो तो वहाँ पे 2 ही लाइट वेव ली जाती हैं जिनके बीच की एक फाइनाइट दूरी होती है और बीच में से कोई लाइट वेव नहीं आ रही होती। यहाँ पर भी उन्होंने लिखा है उन 2 लाइट वेव के बीच में से फेज डिफरेंस चाहिए जो एजिस से आ रही हो। अगर एजिस से ही लाइट वेव मुड़ कर आ रही हो उनके बीच में डिफरेंस चाहिए तो हम पूरी तरह से यंग डबल स्लिट जैसा मान सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने से क्या फायदा होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने से हमें अप्रोच बढ़ती है और हम सोच सकते हैं कि हम कितनी तरीके से सोच सकते हैं। कुछ लोग अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ के ही महारत हासिल कर रहे हो कि हमें कुछ ही पूछ लो कुछ ही पूछ लो कुछ ही पूछ लो थ्योरी में से पता है, तो उनसे एग्जाम नहीं मिलेगा। एग्जाम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या जुगाड़ बैठा सकते हैं। और यहाँ पे देखो आपको फाइनाइट टर्म सब दे रखा है, तो फर्स्ट मिनिमा लेना है, तो फर्स्ट मिनिमा से यहाँ पे आपको ये वाले देखो, ये मजे की बात क्या है, ये सारी थ्योरी तो आपको पता ही है, ये सारी थ्योरी तो आपको पता है, अभी पढ़ाई है। और ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था तो कोई भी नई टर्म नहीं थी, बात ये था इसे रिलेट कैसे करना है। और सॉल्यूशन जब लिखा हो फिर तो कंफ्यूज बंदा होता ही है। तो अब वहां ना पता आपके पास एक ही चीज हो कि आपको सोल्व भी करना है, फिर तो आप कर ही देंगे। वहां पे सिचुएशन ज्यादा होती है, सॉल्यूशन देख के कम होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। डीयू का एक क्वेश्चन है उसे कर लेते हैं, फिर जेई का एक और क्वेश्चन है 1999 का, वो भी करते हैं। लाओ डस्टर दो, डीयू का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डीयू वाले भैया वैसे हल्का ही देंगे क्वेश्चन, जेई वाले तो जेई वाले जैसा देंगे। जेई में कितना अच्छा क्वेश्चन दिया ना, सॉलिड दिया था, मतलब अच्छा दिया था, सॉलिड स्टेट करने का। मजा आता है यार क्वेश्चन करने, ऐसी बात नहीं, दिमाग के तीतर खुलते हैं। बोल भाई, डीयू है आपका, को पेज नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर मिटने लग गए क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये है आपका 1। अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये 3, ये 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 147, पेज नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डीयू जी क्या कहते हैं। ये आपका डीयू क्वेश्चन है, डीयू 2015 का। चलो भैया, ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर गिवन, लैम्डा की वैल्यू देखिए 600 नैनोमीटर, बिल्कुल सीधी बात है। फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट ऑफ इतने नैनोमीटर वाइड। सिंगल स्लिट इज भाई ए की वैल्यू देखिए कितनी है, 1.00 मिलीमीटर ओके वाइड, एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड इन द स्क्रीन 2 मीटर अवे। तो कैपिटल डी दे रखा है 2 मीटर ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो ये चित्र आपको याद है, ये चित्र कितना होता है, ऐसे 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 ऐसे। पूछा क्या है इसने, पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसके और इसके बीच की दूरी पूछी गई है। तो ये होता है प्लस लैम्डा अपॉन ए पर, ये भी होता है माइनस लैम्डा अपॉन ए पर। दूरी कोणीय पूछी है रेखीय ये देखनी है, तो ऑप्शन से बदल जाता है, मिलीमीटर मतलब रेखीय दूरी पूछी है, तो आपको यहाँ पे लगाना है कोण बराबर चाप बढ़ते जाओ और आपकी दूरी आ जाएगी। ये मान लो 2 थीटा 8 थीटा कुछ मान लो, तो मर्जी है तुम्हारी, 2 थीटा मान लिया तो आप लगाओ। कोण बराबर कितना होता है, वी नो दैट, वी नो दैट। एंगल कितना होता है 2 थीटा, इसको तो आर्क कितना है 2 लैम्डा अपॉन ए। रेडियस कितनी यहाँ से यहाँ तक के बताया तुम्हें, कैपिटल डी होती है, तो ये हो गया डी। 2 से 2 कट के, वो मैं बता रहा था तुम्हें। थीटा पूछा क्या है और क्या दिया, कैपिटल डी दिया है, ए दिया है, पूछा क्या है, पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, ऑन आइदर साइड। ये इतनी दूरी पूछी है, ये दूरी पूछी है, ये दूरी पूछी है, ये दूरी निकालनी है हमें, ये दूरी, बिल्कुल सही बात है। तो ये दूरी निकालने के लिए आप कोण बराबर चाप बढ़ते जो लगा देते हैं लंबा के साथ, और मिनिमम कंडीशन लगा दो। क्या भाई, मिनिमम कंडीशन भी तो अपनों को याद है, बस कुछ भी नहीं है इसमें। देखो थीटा, तो वी लगाओ, कोण वाला एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क, ये लैम्डा अपॉन ए, यहाँ से तक की दूरी लैम्डा अपॉन ए इंटू रेडियस कितनी, कैपिटल डी, कैपिटल डी। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड कंडीशन ऑफ मिनिमा, आपको दोनों चीज लगानी है भाई हर जगह। मिनिमा कंडीशन क्या होती है, साइन थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, क्या आती है, प्लस माइनस एन लैम्डा फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर लगाओ। तो ए की तो ये रख दिया, इसको कम एंगल मान लिया तो थीटा रख दिया, इक्वल टू एम लैम्डा इक्वल टू लैम्डा हो गया। थीटा की वैल्यू कितना है, लैम्डा अपॉन, सब करने लग गया अभी ये तो।
y इक्वल टू लैम्डा अपॉन बी लैम्डा डी अपॉन बी। अगर हम ये रखें, मिनिमम एंगल मेंशन नहीं कराए हैं, ये दूरी कितनी है, रेखीय दूरी एंगल। क्वेश्चन में पूछा गया ये बीम ऑफ लाइट 600 नैनोमीटर फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स falls on the slit 1 millimeter wide and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 millimeter away. The distance between the first dark fringes on either side of central maximum। ये डिस्टेंस पूछिए और मीटर में आंसर है तो आपको इसको एक्सन मानना पड़ेगा। डिस्टेंस पूछिए और मीटर में आंसर है तो आपको इसको एक्सन मानना पड़ेगा। अब आप लगाएं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप कितनी मान ली, एक्सन, यहाँ मानो एक्सन और त्रिज्या मान ली डी। यहाँ लगाओ ये चीज, ए इंटू साइन थीटा का मिनिमम एंगल थीटा मान लिया इक्वल टू प्लस माइनस का ये हो गया लैम्डा मान लिया कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए। थीटा का मान रखो, ए इंटू थीटा का मान कितना है, एक्स एन अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू लैम्डा। तो एम्प्लाइज एक्स एन की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी गुणा इसमें करो इक्वल टू डी लैम्डा अपन ये आएगा नीचे ए। डी की वैल्यू कितनी है 2 गुणा लैम्डा की वैल्यू कितनी है 600 नैनोमीटर 10 के माइनस के 9 और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 मिलीमीटर गुणा 10 के 3 3 से कट के 6 बार माइनस 6 बचा, माइनस 6 से 2 कट के 4 बचा, 6 नहीं 12 माइनस 4 1.2 गुणा 10 के 3 मीटर। क्या है, गलत आ गया, सही आया, सही आया 1.2 मिलीमीटर। ठीक, समझ में आ गया। दिक्कत क्या थी, हाँ आप दिक्कत को समझें, दिक्कत क्या चल रही। दिक्कत ये चल रही कि आप समझें कि डिमांड क्या है। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों का पता होना ही उत्तर लाना नहीं होता। उत्तर में पूछा क्या गया, हम एंगुलर भी ले सकते हैं। कई लोग जब ज़्यादा पढ़ा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कहीं तो मैं कोण वाला चाप बढ़ते जा कोई कोण लेके चल रहा हूँ, कहीं मैं चाप बढ़ते जा कोई यहाँ दूरी मान के चल रहा हूँ। आंसर में दिक्कत क्या, जब आपको रेखीय दूरी पूछेगा तो आप रेखीय लेके चलें, जब आपकी कोणीय दूरी की बात चलेगी तो आप कोणीय लेके चलें। अब उत्तर में इन्होंने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस एंड आइदर साइड, तो सेंट्रल मैक्सिमम किसी एक साइड जो फर्स्ट मैक्सिमम मिनिमम होगा उसकी दूरी बतानी है और उत्तर मिलीमीटर पिलीमीटर में दे रखा है, तो इसका मतलब इसे एक्शन मानना पड़ेगा। फिर एक्शन मान के अपने जुगाड़ लगाने शुरू कर देंगे। अगर एंगुलर विड्थ पूछी होती ईश्वर ना करे तो कुछ नहीं करना, इसे ही एंगुलर विड्थ कहते हैं। लैम्डा का मान रखो, एक का मान रखो, उत्तर आएगा। समझ, अगर एंगुलर विड्थ कहता और एंगल में आंसर होता तो लैम्डा का मान रखो, एक का मान करो, उत्तर आ गया। और आपने दूरी मीटर में दे दी तो आपको इस तरीके से दूरी माननी है और दूरी मानने के बाद कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाने के बाद आपको फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन पता है, वहां मान रख देना है। ऐसा सिर्फ मिनिमा के साथ नहीं हो सकता, ऐसा सेकेंडरी मैक्सिमा के साथ भी हो सकता है, पर कभी भी सेंट्रल मैक्सिमा के साथ नहीं होगा क्योंकि वो सामने है, तो उसका तो उत्तर डायरेक्ट आने वाला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और है, देखते हैं मिटाने के बाद चमन। तो देखते हैं भाई क्या कहना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन शायद मौखिक है और मौखिक ही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा भैया, अगला है IIT JEE 1999। येलो लाइट इज यूज्ड इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विद स्लिट ऑफ 0.6 मिलीमीटर। इफ येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय एक्स-रे देन द ऑब्जर्व पैटर्न विल रिवील। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, येलो लाइट पूछा गया डाली जाती है जब डिफ्रैक्शन के दौरान और स्लिट की जो चौड़ाई है 0.6 मिलीमीटर है, और बोला इसकी जगह अगर एक्सरे डाली जाए तो क्या अंतर दिखाई देगा। या IIT JEE 1999 का क्वेश्चन है। तो जी ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन लिखता हूं मैं, पेज नंबर 148 है, पेज नंबर 148। ऑप्शन को अच्छे समझेंगे। ऑप्शन नंबर ए है दैट द सेंट्रल मैक्सिमा इज नैरो, दैट द सेंट्रल मैक्सिमा इज नैरो, नैरोवर मतलब और छोटा हो जाएगा। बी ऑप्शन है मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस, मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस। और आपका सी ऑप्शन है लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस, लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस। और डी ऑप्शन है नो डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर जिसने इंटरफेरेंस पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो, इंटरफेरेंस,
और जिन्हें डिफ्रैक्शन पढ़ा हो। तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में अगर आपने बिल्कुल अच्छे से लेक्चर पढ़ा हुआ तो आपको मुझे अंतर बताने की जरूरत नहीं है कि क्या अंतर होता है। उसमें फ्रिंज समान चौड़ाई की रहती है, इसमें चौड़ाई आपकी जो है लगातार घटती चली जाती है, उसमें समान इंटेंसिटी रहती है, यहाँ पे इंटेंसिटी लगातार घटती चली जाती है। सेकेंडरी उसमें क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट सोर्स ना होके एक सोर्स, दो सोर्स लेने हैं जो सेम फेज एंगल रखते हो, जिसमें कांस्टेंट रहता है, जिसे कहते हैं कोहेरेंट सोर्स लेने हैं। और इसमें क्या करते हैं, एक ही वेव फ्रंट के दो अलग अलग पॉइंट लेके डिफ्रैक्शन करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप बात करें इंटरफेरेंस में, तो इंटरफेरेंस में चौड़ाई की बात करें, स्लिट की चौड़ाई कितनी होती है, स्लिट की चौड़ाई स्मॉल डी ली जाती है और यहाँ पर स्लिट की चौड़ाई स्मॉल ए ली जाती है। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी की। डिपेंडेंसी के फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन का, या कह सकते हैं एक्स एन का फॉर्मूला क्या होता है, लोकेशन। तो ब्राइट और डार्क की बात करें तो ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन होती है एन डी लैम्डा बाई डी। सही कर लेते हैं, ब्राइट की बी आर आई जी एस टी ब्राइट की लोकेशन कितनी होती है, एक्स एन इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी खत्म, प्रूफ कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पाथ डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स एन डी बाई डी, एक्स एन स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो इसी को एन लैम्डा के इक्वल करना होता है, एन लैम्डा, तो कितना आ गया, एक्स एन इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई डी। प्रूफ हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप शायद कहना चाह रहे होंगे मैं आपकी बात संचार तक यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, कहना यही चाह रहे थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स एन की वैल्यू आ गई है। अगर ये चीज डार्क के लिए कहा जाए तो मैंने संशोधन करवा दिया था, 2n-1 डी लैम्डा बाई डी। इसमें आपको साफ साफ कहना ही चाह रहा हूँ कि जो एक्स एन लोकेशन है वो अंडर रूट लैम्डा के डिपेंड कर रही है। चौड़ाई जो है स्लिट की, विड्थ की, अगर विड्थ की बात करूँ तो विड्थ भी कितना आता है, डी लैम्डा बाई डी आती है। तो विड्थ से भी डी लैम्डा बाई डी आ रही है और इसकी भी डी लैम्डा बाई डी आएगी, चौड़ाई ब्राइट आएगी, ये लैम्डा पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर जो है वो अंडर रूट लैम्डा पर डिपेंड करती है। तो ये याद रखेंगे, इंटरफेरेंस में जो है वो डिपेंड करती है लैम्डा पर, किसकी, फ्रिंज की चौड़ाई। और वहां फ्रिंज की चौड़ाई कह दो तो वो अंडर रूट लैम्डा पर डिपेंड करती है। बात क्या कह रहा है यहाँ पर, येलो लाइट जब इंसिडेंट कराई जाती है तो एक्सपेरिमेंट और विड्थ दे रखी है 0.6 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर विड्थ का पर येलो लाइट इंसिडेंट कराई जाती है। ठीक है भाई। अब येलो लाइट को रिप्लेस करते हैं हम एक्सरे से। तो एक्सरे का मैंने आपको बताया था, इसकी वेवलेंथ होती है 1 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में। जब 1 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो है लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है और आपका जो स्लिट है उसकी चौड़ाई 0.6 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर एक अलग ऑर्डर है। और आपका 1 से 100 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में से 2 जीरो घटाओगे 10 के बाद 8 आ रहा है, तो ऑर्डर अलग है। जब ऑर्डर बिल्कुल बिल्कुल अलग है तो अलग ऑर्डर में डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो इसका उत्तर आता है आपका कौन सा, नो डिफ्रैक्शन पैटर्न विल ऑब्जर्व, डी आंसर है इसका। बिकॉज ऑफ आपकी स्लिट मिलीमीटर में और आपकी जो लाइट इंसिडेंट कराई जाती है वो एंगस्ट्रॉम में जा रहा है, तो दोनों का ऑर्डर ही अलग है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा, ऑप्शन इसका डी आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ऑप्टिक्स में आपको यहाँ तक आनंद आया हो। यहीं तक मुझे पढ़ाना था। अगर मुझे कभी डिफ्रैक्शन बाय ग्रेटिंग पढ़ाना है या उसके न्यूमेरिकल करवाने तो मैं आपको अलग से मेंशन कर दूंगा। और ये इसी प्लेलिस्ट की इसी सीरीज में आगे नया ऑप्टिक्स का लेक्चर जुड़ जाएगा।